नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक रॉबस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम होम बायर हैं तो किस तरीके का विज़न रखना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए वाइल मेकिंग अ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। बहुत बार मैंने देखा है कि इक्विटीज़ के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की बातें होती हैं। एज अ डाइवर्सिफिकेशन रियल एस्टेट रिकमेंड किया जाता है, बट बीइंग अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमें रियल एस्टेट में ही डाइवर्स करना चाहिए, राइट। तो किस तरीके से रियल एस्टेट में ही डाइवर्स किया जा सकता है, कैसे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कैसे हम इक्विटीज़ को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। रियल एस्टेट अगर लॉन्ग टर्म है तो कितना लॉन्ग टर्म है, इक्विटीज़ अगर लॉन्ग टर्म है तो कितनी लॉन्ग टर्म है, बजट क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, कैसे हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, इस पर भी बात करूँगा। रियल एस्टेट के एजुकेशनल सेशन में जो कि मैंने एलीट मेंबर्स के लिए रखता हूँ हर मंथ, वहाँ पर मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात की हुई है। इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके ही लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना पाते हैं। तो अगर आप वो वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे आपको ज्वाइन बटन का लिंक मिलेगा, जिसे आप क्लिक करके वो पुराने वीडियोस और साथ में आगे आने वाले लाइव सेशंस का भी हिस्सा बन पाएंगे। अपने जो डाउट्स हैं उसे इंटरेक्टिव वे में एड्रेस करा पाएंगे। तो सबसे पहले माइंडसेट की बात करते हैं। किस तरीके का माइंडसेट हमें फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए या जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोहिबिट करता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कई बार लोगों का होता है कि जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है करियर में, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, शादी नहीं हुई है, आई कैन चेंज लोकेलिटीज़, आई कैन चेंज सिटीज़, मेरा होम टाउन कहीं और है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किकिंग होता है रेंट वेस्टिंग का। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप भले ही किसी भी लोकेलिटी में रहें या अपग्रेडेड लोकेलिटी में रहें, बेहतर लोकेलिटी में रहें, बट यू कैन ऑलवेज चूज टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट समवेयर अदर, इन अदर सबवर्ब्स और इन अंडर डेवलप्ड लोकेलिटी, जिससे कि वहाँ पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एक छोटी मोटी रेंटल यील्ड भी मिलती रहे। तो भले ही आप इस शहर में नहीं रहना चाहते हैं तो किसी दूसरी लोकेलिटी में रहना चाहते हैं, स्टिल यू शुड बाई अ रियल एस्टेट। जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। यस, वी नीड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम द रियल एस्टेट, बट एनी डे यू कैन लिक्विडेट इट टू बाई अ बेटर रियल एस्टेट। इसको मैं आगे समझाऊंगा। बट रियल एस्टेट में सिर्फ इस माइंडसेट से कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, इसलिए अपने टियर 2 टियर 3 टाउन में शिफ्ट कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटर टू बाय इन अ फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द कंट्री और द स्टेट। तो यहाँ पर आ गई लोकेलिटी की बात। तो लोकेलिटी जैसी भी हो, मेक श्योर यू गेट अ गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। लोकेलिटी थोड़ी अंडर डेवलप्ड हो सकती है, जहाँ पर अभी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आए हैं, रोड्स इस हिसाब से नहीं बनी हुई हैं, सेंटर से थोड़ा सा दूर पर है, बट जिस तरीके से मास्टर प्लान में प्लान्ड है वो सीमलेस कनेक्टिविटी जब बन जाएगी तो लोग वहाँ पर, फैमिलीज़ वहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, अच्छे स्कूल्स खुल जाएंगे। कनेक्टिविटी अगर वो सीमलेस कर देते हैं तो एक अच्छा रेंटल भी मिलने लगेगा विद द टाइम। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ड्यू टू डिमांड ऑफ द रियल एस्टेट वो प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। तो फाइंड आउट एंड मार्क लोकेलिटीज, स्पेशली राइट डाउन सच लोकेलिटीज। सबसे पहले हमें अपने बजट से भी पहले लोकेलिटीज को फाइंड आउट करना है कि यस, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई बार लोग इन सारी चीज़ों में खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आज ये रियल एस्टेट परचेज कर रहे हैं बट कल को यहाँ रह भी सकते हैं। तो वाइल मेकिंग सच डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, आपको अपने इमोशंस और अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को साइड में हटाना है और पूरे लॉजिकल माइंडसेट के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। कल को अगर आप इसे एंड यूज कर सकते हैं तो इसकी बात कल की जाएगी। हो सकता है इसे लिक्विडेट करके आप नया रियल एस्टेट परचेज कर लें, बट
आज के डेट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोचना चाहिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम होम बायर्स हैं, या इनफैक्ट मैंने कई मैच्योर इन्वेस्टर्स को भी देखा है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं या मिक्स करने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। अब ब्लेंड क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा आंसर जो छुपा है वो रियल एस्टेट के पेलोड में छुपा है। जो कॉस्ट होती है, जो हमारी बेसिक कॉस्ट होती है, उसके ऊपर से हमें कुछ रेनोवेशन चार्जेस लगाने होते हैं, विच इज़ टिपिकली 4 to 5% हम कह सकते हैं। फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह मिला लें तो 10% के आसपास का तो एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है रियल एस्टेट में, राइट। और ये एडिशनल एक्सपेंस हमेशा हमें बॉदर करता है। हम चाहते हैं कि इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम रीयूज़ कर लें, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह में होता है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर एज वेल। ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, एडिशनल पेलोड है, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में आपको 8.5% का रिटर्न मिल गया, विच इज़ अज्यूमिंग 1% ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ गया, किसी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की वजह से आपको अच्छा रिटर्न मिल गया, फिर भी इन्फ्लेशन को बीट करने में आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं। अगर आप रेंटल यील्ड को साइड में रख दें तो रेंटल यील्ड को कंसिडर करने के बाद हो सकता है 2.5 से 3 साल बाद आप जो एडिशनल एक्सपेंसेस कर रखे थे वो रिकवर हो। तो दैट्स वाई रियल स्टेट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। दूसरे तीसरे साल से वो रियल स्टेट आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू करता है, राइट। दिस इज फॉर द लोकेलिटी पार्ट, दिस इज फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्ट। आपको ये कतई नहीं करना है कि आप चीज़ों को मिक्स करें। अब हमने लोकेलिटीज मार्क कर ली हैं। अगर गुड़गांव के कॉन्सेप्ट में बात करें तो द्वारका एक्सप्रेस पे, न्यू गुड़गांव, हमारा जो नए एसपीआर के सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स निकल गए, सोहना निकल गया। ये सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिन पर कि हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। ऐसे हम हर एक शहर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अपनी लोकेलिटी डिसाइड हो गई। नाउ कमिंग टू द बजट पार्ट। बजट बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। कई बार लोगों ने कई सारे थंब रूल्स देने की कोशिश की है। एक बहुत ही पॉपुलर थंब रूल भी है रियल एस्टेट परचेज को लेकर के, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पर्सन एंड द फैमिली बैकग्राउंड विच यू कैरी। अगर आपको घर पर पैसे देने पड़ते हैं अपने टियर 2 टाउन में किसी काम के लिए, तो आपका बजट बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर फैमिली आपको उल्टा हेल्प कर सकती है वाइल परचेजिंग अ रियल एस्टेट, तो आपका डिसीजन, आपका बजट कुछ और हो सकता है। तो हमें चीज़ों को ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इन द एरा जहाँ पर लोग कितना पानी पीना चाहिए ये भी गूगल करते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ रॉन्ग थिंग। जब जितना आपको मन करे पानी पीने का आपको पीना चाहिए। आपको अपनी बॉडी के बारे में लिसन करना है, बॉडी को लिसन करना है कि हाँ कब प्यास लगी है। नेवर इग्नोर योर बॉडी, राइट। तो उसी हिसाब से आपको पानी पी लेना चाहिए। बट लोग आजकल बहुत ज़्यादा रूल्स के बारे में सर्च करते हैं, दैट्स वाई दे एंड अप इन सच ट्रैप्स। इस पर बाद में बात कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे कि इस तरीके के रूल्स को आपको क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आप अगर फादर से पैसे कुछ उधार ले सकते हैं, फ्रेंड से कुछ एडिशनल उधार ले सकते हैं, तो ऐसे केस में यू कैन गो अप टू 50% ऑफ योर करेंट इनकम टुवर्ड्स EMIs, राइट। मतलब अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो आप 50,000 के आसपास की EMIs ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो राइट डाउन योर कैश इन हैंड, जो आपके पास है, आप फादर से लेने वाले हैं, किसी दोस्त से लेने वाले हैं, प्लस गो टू अ लोन ब्रोकर। आजकल सबसे ज़्यादा अच्छे जो ब्रोकर्स हैं लोन्स के हैं, तो आपको डिफरेंट बैंक से आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं, तो वो भी आप राइट डाउन कर लें। उसको कंपेरेटिवली 10% कम ही रखें, राइट। तो जब आपके पास सारा सम अप आ जाए तो यू कैन गो फॉर द प्रॉपर्टी हंट कि इस बजट के रेंज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। मेक श्योर you include all those overhead expenses, brokerage वगैरह, blah blah blah, which you will have to pay। जब आप इस तरीके के बजट को बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर रहे हों। एट द सेम टाइम बहुत ही अंडर वैल्यूड रियल स्टेट भी ना खरीद लें, बहुत ही सस्ता रियल स्टेट ना खरीद लें, इज़ अ करेक्ट वे टू पुट इट।
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 5 से 6 साल बाद जब वो एसेट अच्छा करेगी तो आपको रिग्रेट हो सकता है कि क्यों ना हमने 1 BHK के बजाय 2 BHK, 2 BHK के बजाय 3 BHK बड़ा वाला ले लिया, उस टाइम तो पैसे भी थे। तो मेक श्योर योर फर्स्ट परचेज, योर सेकेंड परचेज शुड स्ट्रेच यू अ लिटिल बिट, जिससे कि आप उस टाइम पर ये भी सोच पाएँ कि हाँ, ये पैसे तो मैंने 5 लाख रुपए फ्रेंड से लिए थे, जो कि मैंने बोनस से एडजस्ट किया था, बाद में उसे रिटर्न किया था, तो आई डिडंट हैव एनी स्कोप टू मूव इट फर्दर, राइट। तो जब भी आप एसेट बना रहे हों तो मेक श्योर यू स्ट्रेच अ लिटिल बिट। जब आप लाइबिलिटीज़ को बाय कर रहे हों तो आपको अपनी फिनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से कम ही रखना चाहिए। तो जहाँ तक बात रही एसेट्स को बाय करने की, यस, कई बारी लोगों का ये आर्गुमेंट होता है कि अगर आपको ईएमआईज पे करनी है तो ये एसेट नहीं, ये तो लाइबिलिटी है। बट यस, शुरू में आपको ये ईएमआईज बहुत लाइबिलिटी वाली चीज़ें लग सकती हैं, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया कि आपको अंडर डेवलप्ड लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पर रेंटल यील्ड्स अच्छे नहीं हो सकते, हो सकता है 1.5% 2% के आसपास हो। बट जैसे ही समय बीतेगा, जैसे ही वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी, फैमिलीज मूव करना शुरू होंगी, तो दिस रेंटल यील्ड विल इम्प्रूव, और ड्यू टू द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। इन द अर्ली एज ऑफ योर लाइफ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन पर, क्योंकि अगर कैपिटल एप्रिशिएट अच्छा कर गया तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन बाइंग अनदर प्रॉपर्टी। तो जब आपका 2.53 या 3.5 के आसपास रेंटल यील्ड पहुंच जाए, लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में आपका रेंटल लगभग डबल हो जाएगा और ईएमआई जो रहेगी वो तो लगभग सेम ही रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईएमआईज भी रिड्यूस होती हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी ईएमआईज और आपका रेंटल बराबर हो जाएंगे, और गोइंग फॉरवर्ड, उस पॉइंट से फॉरवर्ड, उस डेट से फॉरवर्ड आपकी ईएमआईज कम हो जाएंगी और रेंटल पोटेंशियल, जो रेंटल मिल रहा है एक्चुअल रेंटल्स, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टी दैट डे बिकम्स एक्चुअल एसेट फॉर यू। उस दिन के बाद से आप नए रियल एस्टेट परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। ये पीरियड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो, किस साइकिल में है, किस जगह पर है, किस लोकेलिटी में आपने इन्वेस्ट किया है, ये वैरी कर सकता है। 5 to 7 ईयर, कई बार 9 साल। अगर आप मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट कैन गो अप टू 7 to 9 ईयर्स एज वेल। गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे मार्केट में 6 से 7 साल में ये इजीली अचीव किया जा सकता है। आई नो मेरी जो ऑडियंस है वो काफ़ी मैच्योर है और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट तक वो पहुंच भी चुके हैं, कई सारे लोग जो पहुंच चुके हैं। तो अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फील फ्री टू ऐड इट इनटू द कमेंट्स बिलो। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में ही आपको इन्वेस्ट करनी है जहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एक अच्छी रेंटल भी बनने को मिले। और ईएमआईज वाली बात तो मैंने आपको बता दी। Whenever you go to hunt a property, रीसेल डील्स थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, टेक्स टाइम। मैंने आपको रीसेल डील्स ही क्यों रिकमेंड की? इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन काफ़ी रिस्की होता है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बनी खुदा न खास्ता तो आप कभी अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना भी नहीं पाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही रिस्क पर है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बनी तो उसका वैल्यूएशन ज़ीरो है। अगर प्रॉपर्टी में 1 से 2 साल 3 साल का डिले आया तो हर साल आपकी जेब पर 10 से 12% का लॉस वो प्रॉपर्टी बुक करती है। और साथ में जब ऐसी प्रॉपर्टीज बनने में टाइम लेती हैं तो वहाँ पर क्वालिटी पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और 5 से 6 साल बाद आप उस प्रॉपर्टी में कोई एप्रिसिएशन देख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का रिस्क इस टाइम पर अर्ली फेज ऑफ लाइफ में आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी वेल इक्विप्ड फिनेंशियली टू टेक सच रिस्क। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग अर्ली फेज ऑफ लाइफ में ले लेते हैं और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रियलाइज़ करते हैं ये चीज़ कि कितना बड़ा फिनेंशियल ब्लंडर था, रात को अच्छी नींद भी नहीं आती है। तो रात को अच्छी नींद आए, इन्वेस्टमेंट वैसी ही होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी डील में जाएं तो मेक श्योर कि आप अपने साथ गार्जियन लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर को लेकर के जाएं, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो देयर विल बी अ डबल चेक।
कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अकेले चले जाते हैं, ब्रोकर के या क्लोजिंग मैनेजर के जो सेल्स टेक्टिक्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं। तो मेक श्योर यू गो अनटिल अनलेस यू आर मैच्योर इनफ टू मेक अ वाइज डिसीजन बाय योरसेल्फ। तब तक आपको इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में अकेले नहीं जाना चाहिए। यू माइट नीड सम चेक्स while having a better deal, right? Having a good deal। तो इन सारी चीज़ों से आप एक अच्छे प्रोसेस को समझ पाएंगे। A good process always leads us to a better result, right? नेक्स्ट रिकंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं। एज आई सेड कि 5 से 7 साल में यू विल अचीव दैट पॉइंट कि जहाँ पर वो आपके लिए एज ए एसेट ट्रीट करने लगेगा। तो एट अ वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बाई अनदर प्रॉपर्टी, और अनदर प्रॉपर्टी बाई करने में अगर आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो 2 से 3 साल, अदरवाइज 5 to 7 ईयर्स लग सकते हैं। तो 7वें साल, 8वें साल या जो भी आपके लिए वो नंबर निकल करके आता है, यू कैन बाई अनदर प्रॉपर्टी। जब आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज हो जाएं तो ऑलवेज चूज टू लिक्विडेट द चीपेस्ट वन। ऐसा मैंने क्यों कहा? लेट्स से आपके पास प्रॉपर्टीज हैं 3 और पहले की कीमत है 50 लाख रुपए, दूसरे की 70 और तीसरे की 1 CR। तो इट इज वाइजर टू लिक्विडेट your 50 lakhs property and enter into the property which worth maybe 1.5 CR। इससे आप अपने पोर्टफोलियो के लेवल को अप कर रहे होंगे। 50 lakhs का टेनेंट बहुत अलग होता है कंपेयर टू 1.5 CR। तो इस तरीके से जब आप लेवल बढ़ाते रहेंगे, मतलब एक अफोर्डेबल सेगमेंट से बजट सेगमेंट की तरफ, बजट सेगमेंट से लग्जरी सेगमेंट की तरफ, लग्जरी से अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरफ, तो ऐसे केस में आपके प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना, स्पेशली अगर वो 2-3 के आसपास हैं, तो काफ़ी इजी होता है, भले ही आप उसे रिमोटली मैनेज कर रहे हों। और अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉन्स्टेंटली कैश जनरेट कर रही हैं, तो यू कैन एनी डे टेक अ बिगर रिस्क इन रिस्की एसेट्स लाइक स्टॉक्स, राइट? तो अगर आप एक तरफ से डेट्स में या फिक्स एसेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो आप इक्विटीज़ में बहुत रिस्की गेम खेल सकते हैं, जिससे कि जो इनिशियल डाउन पेमेंट का रिक्वायरमेंट है वो आप जल्दी से अचीव कर पाएँ। और वहाँ पर रिस्क लेना, चूँकि वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा आसान है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। यू विल बी फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड टू टेक सच रिस्क। और जब आप इस तरीके के रिस्क को लेने में कैपेबल हो जाते हैं, देन कम्स द टाइम टू बेट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, जहां पर कि आप एक अच्छे बिल्डर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जो कि होपफुली एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ ज़्यादा डिलेज इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। नाउ द टाइम कम्स कि आप एक अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो रिकंसोलिडेशन इसी तरीके से किया जाता है कि 1 BHK अगर आप मल्टीपल ओन करते थे तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 2 BHK, 2 BHK को 3 BHK में। इस तरीके से प्रॉपर्टी का लेवल आप बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग इक्विटीज़ को एज अ लॉन्ग टर्म पिच करते हैं, मे बी उनका अपना एजेंडा हो सकता है, बट जो इक्विटीज़ का साइकिल है वो 3 से 4 साल का होता है। रियल एस्टेट का तकरीबन 8 साल का होता है। दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो, बट रियल एस्टेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यू टू द एंट्री कॉस्ट, एंट्री बैरियर इट कैरीज। और इक्विटीज़ में ऐसा नहीं है। तो मेक श्योर विद द टाइम्स goes you make that profit, you book that profit from the equities, right? नहीं तो times will come जब साइकिल उल्टी तरफ जाएगा तो आप अपना पैसा लूज होते हुए देख रहे होंगे, स्पेशली जब आप हाई नेटवर्थ की तरफ मूव कर रहे हों। लेट्स से आपके पास एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि 5 CR की वेल्थ है। देयर कांट बी अ सिनेरियो कि 5 CR की वेल्थ आप ऑल टुगेदर इक्विटीज़ में ही डाल रहे हों, और अगर आपके पास यहीं पर 4 CR के आसपास का पोर्टफोलियो रियल एस्टेट का है, तो बचे हुए 50 लैक्स, क्योंकि बचा हुआ 50 लैक्स आप लिक्विड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखेंगे, तो बचे हुए 50 लैक्स को आप बहुत ही हाईली रिस्की एसेट्स में डाल सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। दिस वे यू शुड गो अहेड विद द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स।
मैंने जनरली लोगों को गलतियां करते हुए जो देखा है कि लोग ब्रोकर्स, मार्केटिंग, सेल्स टैक्टिक्स में फंस जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट हो जाते हैं और रातों की नींद खराब करते हैं, रियल एस्टेट को गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। कई बार उनको लगता है कि 8.5% का रिटर्न अच्छा नहीं है, बट जो रिटर्न आपको मिल रहा होता है 1 CR पे मिल रहा होता है और आपके जेब से जो पैसे लगे होते हैं वो हार्डली 22-25 lakhs के आसपास होते हैं। तो बाय पुटिंग जस्ट 1/4 ऑफ द अमाउंट यू आर गेटिंग रिटर्न ऑन 1 CR, राइट। तो ये एनी डे स्टील डील है। बहुत सारे फाइनेंशियल्स इस तरीके के कमिटमेंट्स में नहीं डालने को रिकमेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स आती हैं। कई बार लोग खुद इस तरीके की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डलते हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप इस तरीके के डिसीजंस अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ले लें, लेट्स से आप 25 के हैं और ले लें, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो आपको सिर्फ सस्टेन कर देगा आपके रिटायरल्स के लिए, राइट। तो रिटायरल्स पर मैं अलग से बात करूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। जो थंब रूल्स बना रखे हैं बेहुदे से, जो कि 1 CR की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको बहुत सारा अर्न करने की बातें करते हैं, वी ऑल नो सच रूल्स, ये सारे टाइम वेस्टिंग रूल्स हैं। हम ओवर जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इसको भी मैं एड्रेस करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, रेंट वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मेरी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो आपके क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, आपने कैसे अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाया है, थोड़ा टाइम निकाल करके इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, मिलेनियल्स हैं, वो इससे लर्निंग्स ले पाएँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो कि आप एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। 2 एडिशनल कमिटमेंट्स जो मैंने दी हैं वो आपको हाल फिलहाल में ही मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। अपने डाउट्स इंटरेक्टिव वे में रिजॉल्व करने के लिए ऐसे और बेहतरीन टॉपिक्स जो कि पब्लिकली बात नहीं की जा सकती, स्ट्रेटजीज, वो मैं एलीट मेंबर्स के सेशंस में डिस्कस करता हूँ। करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट किधर जा रहा है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जनरल सेंटिमेंट क्या है, इस पर अनफिल्टर्ड वे में कन्वर्सेशन होती है। तो प्लीज़ एक्सप्लोर द ज्वाइन बटन। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। अगर पसंद आया हो, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। सी यू देयर।